Good morning, students. Today we have to cover global poverty scenario. Look, in this topic, we do not have to understand a lot of things. In fact, this topic is not for understanding. Here just only you have to judge country-wise, continent-wise, how poverty has declined. ठीक है? On the basis of World Bank, on a benchmark of World Bank, which country is able to decline its poverty ratio? ये सबसे बस डाटा एंड फैक्ट्स देखना है. तो यहाँ पे मैं कुछ समझाऊंगा नहीं, इनफैक्ट समझाने के लिए ही नहीं तो समझाऊंगा क्या, ठीक है. बट मैं सिर्फ रीड आउट कर दे रहा हूँ. जहां जहां डाटा है उसे मैं सिर्फ एक बार हाईलाइट कर दे रहा हूँ, और इसका आगे यहाँ कुछ है नहीं, तो इस टॉपिक में काफी स्पीड में निकल जाऊंगा, ठीक है. प्रोपोर्शन ऑफ पीपल इन डिफरेंट कंट्रीज लिविंग एक्सट्रीम इकोनॉमिक पॉवर्टी डिफाइंड बाय वर्ल्ड बैंक एज लिविंग ऑन लेस देन 1.90 पर डे. मतलब कि वर्ल्ड बैंक जो डिटरमाइन किया था, पहले का टॉपिक पे पढ़े थे ना, वर्ल्ड बैंक का क्राइटेरिया क्या, $1.90 पर डे. इससे जो कम कमाता हो वो क्या है, गरीब है ना. हैज फॉलन फ्रॉम 36% इन 1990. ठीक है, कितना से 36% था पहले इन 1990 टू 10% इन 2015. Although there has been a substantial reduction in global poverty, decline हुआ, it is marked with great regional differences. Poverty declined substantially in China and Southeast Asian countries as a result of rapid economic growth and massive investment in human resource development. है ना. तो यहाँ पे क्या हुआ, डिक्लाइन होने का कारण क्या, कि जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है और चाइना जो है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, ये सब यहाँ डिक्लाइन क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ. मतलब कि इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, ये सब बहुत सारा लगा. मैसिव इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्सेस, ह्यूमन रिसोर्स वो अपना बनाया, ठीक है, पूरा एजुकेशन स्किल्स एकदम पूरा अपने देश में अच्छे से एक एक को दिया, ठीक है. तो ये रीजन है. देखो, किसी भी कंट्री का ग्रोथ के लिए ना इकोनॉमिक ग्रोथ और ह्यूमन रिसोर्स बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है. number of poors in China has come down 88.3% in 1981. 1981 में ध्यान दो, 88.3% है. 14.7% हो गया 2008 में, ठीक है, और 0.7% हो गया 2015 में, ठीक है. चाइना में देखो कितना रैपिडली एकदम डिक्लाइन किया पोवर्टी रेशियो, ठीक है. पोवर्टी जो है परसेंटेज टोटल वॉल्यूम में कितना डिक्लाइन कर गया, क्यों, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ चाइना में बहुत अच्छा हुआ, ठीक है. 1992 तक ये जो सीन था, ये ऑलमोस्ट इंडिया और चाइना का सीन लगभग सेम था, जीडीपी, ठीक है, वगैरह ऑलमोस्ट सेम था. बट क्या हुआ, 1992 का बाद रिफॉर्म हुआ, इंडिया में भी रिफॉर्म हुआ, क्योंकि 1992 में एक क्राइसिस आया था जिसे बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस. अगर घर में कोई इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट होगा या और कोई बड़े भैया दीदी जो भी होंगे, अगर उनसे डिस्कस करके देखना, पता होगा तो कहानी सुनना, 1992 का इकोनॉमिक क्राइसिस. अगर नहीं पता हो तो कोई बात नहीं है, फिर मैं तो हुई, ठीक है. 1992 में इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, तो रिफॉर्म हुआ, भारत में रिफॉर्म हुआ, जिसे बोला गया LPG, ठीक है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन. ये बहुत ऊंचा लेवल का कंसेप्ट मैं बता नहीं रहा हूं, बस इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, ठीक है. इस पे बताने के लिए एक किताब ही है, तो उतना नहीं है, बस मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं. बस चाइना से कंपेयर करके बताना चाह रहा हूं, क्योंकि ये अपना नाइबरहुड है, अपना पड़ोसी देश है, ठीक है, इसलिए मैं फोकस कर रहा हूं. तो 1992 में क्या हुआ कि LPG रिफॉर्म हुआ भारत में. थोड़ा क्लीन कर देते स्क्रीन. LPG रिफॉर्म हुआ भारत में. क्या हुआ, LPG रिफॉर्म हुआ, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है. अब क्या हुआ कि यहां से हम लोग अपना इकोनॉमी को संभालें, ठीक है, पैसा मिला वर्ल्ड बैंक से, लोन लिए, इस तरह करके रिफॉर्म किए अपना मार्केट में. बट जो रिफॉर्म हुआ ना, वो चाइना के कंपैरिजन में उतना तगड़ा नहीं हो सका, ठीक है. चाइना के कंपैरिजन में उतना अच्छा नहीं हो सका. चाइना ज्यादा बेटर अपना रिफॉर्म फ्रेमवर्क इम्प्लीमेंट किया और इफेक्टिवली उस पर काम किया, ठीक है. तो इसलिए चाइना हम लोगों से आगे निकल गया है, ठीक है, और हम लोग अभी पीछे हैं. हम लोगों को रिफॉर्म का बहुत जरूरत है अपना
इकोनॉमी में। इनफैक्ट अगर रिफॉर्म करे ना तो आने वाला अगला 50-60 साल में, ठीक है, 50-60 साल में क्या होगा कि हम लोग एक्सीड कर जाएंगे, बट नीड रिफॉर्म, ठीक है, बिना रिफॉर्म का नहीं हो सकता। ओके, चलो आगे आ जाओ। ये चाइना अपना पड़ोसी था भाई, चीनी हम भाई, भाई भाई एक कहावत है ना, तो वही वाला सीन था, तो समझा दिए यहाँ पे थोड़ा। चलो अब आगे आ जाओ, ठीक है। इन द कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया, साउथ एशिया में कौन कौन? इंडिया, पाक, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, ठीक है, ये सब कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया। द डिक्लाइन हैज ऑल्सो बीन रैपिड, has been also been rapid, 34% in 2005 to 16.2% in 2013, ठीक है। डिक्लाइन इधर भी हुआ बट चाइना ज्यादा किया है, ठीक है। डिक्लाइन तो इधर भी हुआ बट चाइना ज्यादा किया है, ठीक है। चलो, with a decline in the percentage of the poor, the number of poor has also declined significantly from 510.4 million इन 2005, 2005 में कितना था? 510.4 मिलियन। अब कितना है? 274.5 मिलियन इन 2013। ओके, ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ डिफरेंट पोवर्टी लाइन डेफिनेशन, पोवर्टी इन इंडिया इज ऑल्सो सोन हायर देन द नेशनल एस्टिमेट्स, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो पोवर्टी लाइन है हर एक कंट्री का अलग अलग है, बता रहे थे ना स्टार्टिंग में, हर एक देश का अपना अपना मापदंड है, बताए थे ना। अमेरिका में अगर आपके पास कार है और इंडिया में अगर आपके पास कार नहीं है, ये वाली बात, अगर अमेरिका में अगर आपके पास कार नहीं है तो आप गरीब हैं, ठीक है, और इंडिया में अगर आपके पास कार है तो आप तो एकदम सबसे बड़ा रईस है, ठीक है। तो ये वाला सीन था। तो इस तरह से एक बात मैं यहाँ पे समझाना चाहूंगा, थोड़ा सा बात को मेरा ध्यान से समझना, ठीक है। आलोचना कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ठीक है, क्रिटिसाइज कर रहे हैं थोड़ा पोवर्टी का जो अपना डेफिनेशन है उसको, तो थोड़ा समझदार बच्चों की तरह समझना, ध्यान लगाना कि हम बोल क्या रहे हैं। देखो, बिकॉज ऑफ डिफरेंट पोवर्टी लाइन डेफिनेशन, पोवर्टी लाइन का डेफिनेशन क्या अलग अलग है, ठीक है। पोवर्टी इन इंडिया इज ऑल्सो सोन हायर देन द नेशनल एस्टिमेट्स, जो नेशनल एस्टिमेशन होता है उससे भी ज्यादा पोवर्टी लाइन हम लोग रखे हैं, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये सब बात छोड़ो, अगर कोई बोलता है कि दिन में अगर आप पर दिन अगर आप 60 रुपए कमा रहे हैं, ठीक है, तब आप गरीब नहीं है, ठीक है। अगर आप 60 रुपए कंज्यूम कर जा रहे हैं तो आप गरीब नहीं है। और एक कंट्री बोलता है कि अगर आप दिन में 100 रुपए कंज्यूम कर ले रहे हैं या कमा ले रहे हैं तो आप गरीब नहीं है। अब ये बताओ यार, ये तो फ्लक्चुएट कर गया ना, कोई फिक्स तो नहीं रहा। ग्लोबल पॉवर्टी का जब एस्टिमेशन करेंगे तो ये तो फ्लक्चुएट कर गया ना, यहाँ 100 रुपए जो कमा रहा है वही गरीब है और यहाँ उसे जो कम कमा रहा है वो गरीब नहीं है, तो कॉन्ट्राडिक्ट कर गया ना। हर एक जगह इक्वालिटी नहीं ना, इक्वल नहीं है ना, ठीक है, एक जैसा नहीं है। बात समझ रहे हो? बस ये आलोचना है, इतना ही बताएंगे, इससे ज्यादा नहीं बताएंगे। समझ में आया तो ठीक, नहीं समझ में आया तो भी ठीक, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा दिमाग इस कंसेप्ट पे नहीं लगाना, ये बहुत हाई लेवल का बात हम बता दिए। बस कोशिश रहता है कि तुम लोग का कंसेप्ट ज्यादा बेटर कर दे, है ना। तो चलो अब आ जाओ, एशिया का देख लिए। अब देखो, सब सहारन अफ्रीका, पोवर्टी इन फैक्ट डिक्लाइन फ्रॉम 51% इन 2005 टू 41% इन 2015। भाई सहारा कंटिनेंट का ऑलमोस्ट कंट्री का ना बहुत बुरा हाल है, समझे, बहुत बुरा हाल है, समझे ना। तो सब सहारन अफ्रीका पोवर्टी इनफैक्ट डिक्लाइन 51% था 2005 में, अब 41% हुआ 2015 में घट के। इन लैटिन अमेरिका का बात कर रहा है, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका नहीं, लैटिन अमेरिका दूसरा है, लैटिन अमेरिका दूसरा है, ठीक है। लैटिन अमेरिका, द रेशियो पोवर्टी हैज ऑल्सो डिक्लाइंड फ्रॉम 10% इन 2005 टू 4% इन 2015। यहाँ पे भी डिक्लाइन किया, 2005 में 10% था और 2015 में 4%। Poverty has also resurfaced in some of the former socialist countries like Russia.
ठीक है, कुछ कंट्रीज जो सोशलिस्ट हैं, सब पे ध्यान देना। सोशलिस्ट हिस्ट्री में बहुत लंबा चौड़ा चीज पढ़ाए हैं, जहां सोचने और समझने में गड़बड़ी किया ना तो फोन पे घुस के पीटेंगे। सोशलिस्ट कंट्रीज लाइक रसिया, ठीक है, ठीक है, इस जगह पर क्या हुआ कि पॉवर्टी जो है थोड़ा सरफेस हुआ है, मतलब थोड़ा सा बढ़ा है। तो अब आगे पूरा सेंटेंस पढ़ रहे हैं, फिर से ध्यान दो। पॉवर्टी हैज ऑल्सो सरफेस्ड इन सम ऑफ द फॉर्मर सोशलिस्ट कंट्रीज लाइक रसिया वेयर ऑफिशियली इट वॉज नॉन एग्जिस्टेंट अर्लियर। जहां पहले एग्जिस्टेंस ही नहीं था, सरकार मानती ही नहीं थी कि गरीबी है। लो कॉन्ट्राडिक्ट कर गया ना, कहीं 100 रुपया गरीबी रेखा, कहीं 60 रुपया, और कहीं गरीबी एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। ठीक है, ऐसा हो सकता है क्या कि पूरा एकदम खत्म हो जाए, समाप्त, जीरो? ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, कुछ गरीबी आपके यहाँ एग्जिस्ट करेगा तो करेगा। जिस तरह अपने फैमिली में देखो, हर एक कोई का इनकम एक जैसा नहीं ना होता, किसी का कम किसी का ज्यादा। तो जिसका ज्यादा इनकम है वो अमीर, जिसका थोड़ा कम इनकम है गरीब। ठीक है, अब इसी कंसेप्ट को उठा के कंट्री पे रख दो। ठीक है, कि अब क्या हुआ, जो बहुत ज्यादा कमा रहा, अब हर एक कोई तो एक जैसा नहीं कमा रहा ना भाई। तो कुछ लोग जो हैं कम कमा रहे हैं, कुछ लोग बहुत कम कमा रहे हैं, तो एग्जिस्ट करेगा ही। एकदम एब्सोल्यूट पॉवर्टी इरेडिकेशन नहीं होगा। ठीक है, कुछ ना कुछ रहेगा ही, 2% रहे या 1% रहे या 3% रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया ऑफिशियली नॉन एग्जिस्टेंस था, जहां था ही नहीं, ऑफिशियली बोलते थे लोग है ही नहीं गरीबी, वहां थोड़ा गरीबी देखने को मिला, सोशलिस्ट कंट्री रसिया। ठीक है, अगर सीनियर लेवल को अभी हम पढ़ाते हैं ना, तो यहां से बहुत अच्छा क्वेश्चन एक निकालते हैं, तुम लोग भी सुन लो। क्वेश्चन ये निकलता कि बिफोर द ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ठीक है, मतलब कि सोशलिस्ट कंट्री जो रसिया है, इसके पास पहले गरीबी नहीं था, लेकिन अब अचानक ऐसा क्यों हो गया कि इसके देश में थोड़ा गरीबी देखा गया, इस देश में थोड़ा गरीबी देखा गया, ऐसा क्यों? ठीक है, और ये सारा आंसर जो टिका हुआ इस वर्ड पे टिका हुआ, सोशलिस्ट कंट्रीज पे। ठीक है, चलो उतना दूर सोच पाए तो ठीक है, नहीं सोच पाए तो भी ठीक है, क्योंकि बहुत हाई लेवल का था, 9th से लेना देना नहीं है, इसलिए फ्रस्ट्रेट मत हो जाना। चलो अब देखो, टेबल 3 पॉइंट शोज द प्रोपोर्शन ऑफ द पीपल लिविंग अंडर पॉवर्टी इन डिफरेंट कंट्रीज एज डिफाइंड बाय द इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन, मीन्स पॉपुलेशन बिलो। वर्ल्ड बैंक कितना बोला? $1.90 पर डे। याद रखना वर्ल्ड बैंक कितना दिया था। ये देखो, ये ग्राफ है यार। ठीक है, इकोनॉमी सर्वे 2017-18 का है, पॉवर्टी रेशियो इन सेलेक्टेड इंडियन स्टेट्स में। ठीक है, तो सीन देखो क्या, बिहार का कितना। ठीक है, बिहार तो गर्दा उड़ा दिया, सबसे आगे है। उसके बाद उड़ीसा, फिर असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान। ओके, ये सेलेक्टेड स्टेट का, सारे का नहीं है। तो इस तरह देख लिए। चलो आ जाओ इस जगह। अब देखो क्या, द न्यू सब्सटेंशियल डेवलपमेंट गोल्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन प्रपोजेस एंडिंग पॉवर्टी ऑफ ऑल टाइप बाय 2030। अब यूनाइटेड नेशन कसम खाया है, मतलब इस तरह का कसम खाया है कि जो गरीबी है उसको हटाना, कब तक? 2030 तक, है ना, 2030 तक। ठीक है, लेट्स डिस्कस में देखो क्या, आइडेंटिफाई द एरिया ऑफ द वर्ल्ड, आइडेंटिफाई द एरिया ऑफ ग्लोब विच इज द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ पुअर। मजेदार क्वेश्चन नहीं है वैसा। कंट्री में देखो पॉपुलेशन क्या है, पॉवर्टी। ठीक है, पॉवर्टी कंट्री लेवल पे नाइजीरिया, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, ब्राजील, इंडोनेशिया, श्रीलंका। ठीक है, ये है कब तक का? 2011 का। यहाँ पे जो 2011 ट्रिपल पी लिखा हुआ ना, ट्रिपल पी, PPP, इसका मतलब होता है परचेजिंग पावर पैरिटी। ठीक है, परचेजिंग पावर पैरिटी। परचेजिंग पावर पैरिटी मतलब कि आपकी खरीदारी करने की क्षमता क्या है। तो अब ये पता कैसे चलेगा? $1 के कंपैरिजन में अपना इंडियन रूपी कितना, उसके हिसाब से निकलता। और अधिक जानकारी के लिए अपने घर में अपने सीनियर से कांटेक्ट करें।
ठीक है, क्योंकि ये सीनियर लेवल का चीज है। बस जितना इंट्रोड्यूस यहाँ पे मैं किया हूँ परचेजिंग पावर पैरिटी, तुमको उतना ही समझना है। अगर ज्यादा समझना है तो घर में अगर कोई इकोनॉमिक्स पेपर लेके पढ़ रहा है तो उनसे मिले, और अगर आपका मन में जितना संकोच है तो उस डाउट को सारा एक कॉपी पर लिख के रखे और मुझसे यहाँ पूछते रहे फिर। ठीक है, तो आपके पास दो ऑप्शन है, जैसा आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं। यू आर फ्री नाउ, यू आर नॉट चाइल्ड, अब बच्चे नहीं हो, बड़े हो गए हो। ठीक है, परचेजिंग पावर पैरिटी वाला हो गया सीन। आगे आ जाओ। ये सोर्स कहाँ से, ये मिला कहाँ से डाटा, देखो वर्ल्ड बैंक दिया भाई, वर्ल्ड बैंक का। ठीक है, पॉवर्टी एंड इक्विटी डाटाबेस, वर्ल्ड बैंक डाटा। चलो आगे आ जाओ। ये ग्राफ है, ग्राफ देख लो, चाइना का क्या डिक्लाइन किया, ईस्ट एशिया पैसिफिक एशिया का। ठीक है, ये भी कहां से मिला है, वर्ल्ड बैंक से मिला। ये ग्राफ है नंबर ऑफ पुअर इन रीजन, ये कहां से मिला, ये भी वर्ल्ड बैंक से मिला। एक्चुअली इकोनॉमिक्स बहुत डायनामिक है। ठीक है, बदलता रहता है ना, रोजाना कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होता रहता है, तो सीन चेंज होता रहता। ठीक है, आज कोई अमीर है तो कल कोई अमीर है, कल कोई गरीब है। ठीक है, तो ये चेंज होता रहता है ना डायमेंशन, इसलिए इसको हमेशा ऑब्जर्व करना रहता है। ठीक है, हमेशा अपना नजर बनाए रखना पड़ता है। अब आ जाओ कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, यहाँ पे सिर्फ समझाने का ही है, काफी बढ़िया से समझना। देखो क्या कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, देर वेर अ नंबर ऑफ कॉजेज फॉर द वाइड स्प्रेड पॉवर्टी इन इंडिया। मल्टी डायमेंशनल है ना, स्टार्टिंग में ही पढ़े थे कि पॉवर्टी क्या मल्टी डायमेंशनल है। वन हिस्टोरिकल रीजन इज द लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। एक रीजन क्या है कि ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन के समय में इंडिया में जो डेवलपमेंटल प्रोग्राम है वो कभी नहीं हुआ। ठीक है, वो डेवलपमेंटल प्रोग्राम ज्यादा नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ नहीं बोलेंगे, कभी नहीं हुआ गलत हो जाएगा, ये बोलो कि ज्यादा नहीं हुआ। ठीक है, तो अब भाई बहुत सारे लोग हैं समर्थक अंग्रेज का, हम नहीं समर्थन करते, इसलिए यहां पर हम खतरनाक आलोचनात्मक क्रिया में बात करेंगे। जस्ट आई विल एब्सोल्युटली क्रिटिसाइज ब्रिटिश पॉलिसी। तो क्या है वो पॉलिसी, देखो ब्रिटिश क्या करता था, लॉलीपॉप देता था, ये लॉलीपॉप है। ठीक है, लॉलीपॉप देता था ब्रिटिश। अब बोलोगे ट्रेन लगाया, इंडस्ट्री लगाया, ठीक है, तो उसका प्रॉफिट कौन ले गया, भारत पे खर्च किया क्या, भारत का उत्थान कर दिया। हाँ, क्या भारत का उत्थान कर दिया। ब्रिटिश उतना ही जगह पर रेलवे लाइन बिछाया, उतना ही जगह पर हर एक चीज को स्टेबल किया कि जिससे उसको फायदा हो सके, जिससे कि वो भारत का पैसा ले जा सके यूरोप, भारत का रिसोर्स यूज कर सके। तो लॉलीपॉप दिया। कुछ लोग बोलते हैं हाँ भाई ब्रिटिश दिया, तो डेमोक्रेसी है, सबको अपना व्यू रखने का आजादी है, तो मुझे भी है, मेरा व्यू तो यही है। लूट लूट के खुद रईस बन गए और आज बोलते हो कि हम अमीर देश है। जितना कंट्रीज को लूटा ना, सब आज तुमको लूटने लगे ना तो अस्तित्व तो निकल जाए उसका। बड़ा एंटी ब्रिटिश है भाई। ब्रिटिश सिर्फ कुछ कुछ डायमेंशन में ठीक लगता है, कुछ कुछ वाइसराय लोग आए जो कि वाकई सोसाइटी में रिफॉर्म किए। ठीक है, जैसे अनटचेबिलिटी, कास्ट सिस्टम, ये सब ठीक है थोड़ा क्या हुआ, कम हुआ। ठीक है, और वो भी क्यों हुआ, इंडियन रिफॉर्मर के कारण। ठीक है, छोड़ो यार, मॉडर्न इंडिया नहीं पढ़ा रहे हैं, नहीं तो भटक जाएंगे, टॉपिक यहाँ पे है। ठीक है, इकोनॉमिक कॉजेज से देखते हैं। एक्चुअली मॉडर्न इंडिया मेरा बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मेरे लिए हिस्ट्री मतलब मॉडर्न इंडिया, मजा आता है। चलो देखो यहाँ पे, ठीक है, तो एक हिस्टोरिकल रीजन क्या है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो हुआ ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन में, वो उसका लेवल कम था। द पॉलिसीज ऑफ द कॉलोनियल गवर्नमेंट रियून्ड मतलब बर्बाद कर देना, रियून्ड ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट एंड डिस्करेज डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज लाइक टेक्सटाइल। पता है, ये ब्रिटिशर्स का आने से पहले ना पूरा वर्ल्ड में ना इंडिया का हैंडीक्राफ्ट और टेक्सटाइल ना पूरा एकदम छाया हुआ रहता था। ठीक है, कॉटन, टेक्सटाइल और हैंडीक्राफ्ट। यहाँ पे इंडिया में जो क्वालिटी बनता था, ठीक है, जो क्वालिटी का कॉटन बनता था वो पूरा वर्ल्ड में लीड करता था। और इनफैक्ट जो हैंडीक्राफ्ट, जो हाथ से बुनकर बनाते हैं ना, ठीक है, वो सब पूरा वर्ल्ड पे छाया हुआ था। अब क्या हुआ कि यूरोप में क्या हुआ, तुम्हारा इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, है ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो वो लोग मशीन से बनाने लगा जल्दी जल्दी, और इंडिया में अभी तक हाथी से बना रहे थे। तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट जो बनेगा वो मशीन से ज्यादा बनेगा ना, इन कंपैरिजन ऑफ हाथ।
तो वो लोग क्या हुआ कि सस्ता करके बेचने लगा, तो अपना मार्केट खराब हो गया। और वो लोग रॉ मटेरियल जो ले जाता था ना अपना देश, ठीक है, खुद का प्रोडक्ट बनाने के लिए, वो भारत ही से ले जाता था, भारत ही से ले जाता था। और यहाँ का हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को वो लोग बर्बाद कर दिया, रियूंड कर दिया। देखो रियूंड लिखा हुआ ना, रियूंड कर दिया, डिस्करेज किया इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल को, इंडस्ट्रीज टेक्सटाइल को, ठीक है। तो ये सब रीजन है। ऐसा ही हम नहीं चिढ़ते हैं, ठीक है, इकोनॉमिकली बहुत देखकर चिढ़ते हैं। और आज का एक बहुत बड़ा ट्रूथ है सोसाइटी का, अगर इकोनॉमिकली आप बढ़िया नहीं है, स्टेबल नहीं है, ठीक है, तो आपका ग्रोथ बड़ा दिक्कत है, बहुत दिक्कत है, ठीक है। ये वर्ल्ड में अगर कोई भी कंट्री इकोनॉमिकली स्टेबल नहीं है तो बहुत दिक्कत है। चाणक्य अपना नीति में लिखे थे कि किसी भी राज्य के लिए, मतलब किसी भी स्टेट के लिए, ठीक है, आर्मी से ज्यादा जरूरी है खजाना। क्या? आर्मी से ज्यादा जरूरी है उसका खजाना। क्यों? मान लो आर्मी थोड़ा सा कम है लेकिन टेक्नोलॉजी बहुत हाई है, टेक्नोलॉजी बहुत हाई है, तो वॉर हो सकता है ना। टेक्नोलॉजी कब आएगा? जब तुम्हारे पास खजाना होगा, ठीक है। अब तुम्हारे पास आर्मी बहुत है, खजाने नहीं है, AK-56 आर्टिलरी गन ये सब लेने का पैसे नहीं है, तो कितना लंबा खड़ा कर दो फौज, ठीक है। जब उधर से आगे से 1 मिनट में 4 रॉकेट आएगा, आप यहां भागते रह जाएंगे। मतलब बात समझ रहे हो क्यों है इंपॉर्टेंट, ठीक है। चाणक्य बोले थे, बहुत सही बोले थे। चलो आ जाओ, कहां पे थे जी? भटक जाते हैं तुम लोग को इस तरह का बात बताते बताते। यहां पे थे। द लो रेट ऑफ ग्रोथ परसिस्टेड अंटिल द 1980s, है ना, 1980s तक। इस तरह का जो लो रेट ऑफ ग्रोथ था, ठीक है, वो 1980s तक था। दिस रिजल्टेड इन लेस जॉब अपॉर्चुनिटीज, नौकरी कम मिल रही थी। लो ग्रोथ रेट ऑफ इनकम, अब नौकरी नहीं है तो इनकम कहां से आएगी, सीधी सी बात है। दिस वॉज अकॉम्पेंड बाय ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। अब तो एक बेरोजगारी है चरम सीमा पे और ऊपर से पॉपुलेशन, ठीक है, हम 2 हमारे 5 6, ठीक है, ये वाला चल रहा था सीन उस समय, तो और बुरा हाल। द टू कंबाइंड टू मेक द ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम वेरी लो, ठीक है। अब इस दोनों के कारण पर कैपिटा इनकम मतलब हर एक व्यक्ति का एक एवरेज आय, ठीक है, उसको पर कैपिटा इनकम बोलते हैं, हर एक व्यक्ति का एवरेज आय, तो वो बहुत कम था। द फेलियर एट बोथ द फ्रंट्स, क्या क्या फ्रंट्स, थोड़ा सा ऊपर आ गए। अब देखो किस किस फेलियर का बात कर रहा है, 2 फ्रंट पे। प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पॉपुलेशन कंट्रोल परपेचुएटेड द साइकिल ऑफ पॉवर्टी। इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रहा और पॉपुलेशन कंट्रोल भी नहीं हो रहा, तो क्या हुआ कि जो आपका ग्रोथ साइकिल है उसमें हम लोग फंसे रह गए, ग्रोथ नहीं कर सके और पॉवर्टी की ओर निकल गए। अरे इससे पहले जो वो पॉपुलेशन चैप्टर था, लास्ट में जो टॉपिक था पॉपुलेशन प्लान वाला, उसमें देखे नहीं थे पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए कितना तरह तरह का इनिशिएटिव्स लिया गया था गवर्नमेंट के थ्रू। तो क्यों परेशान था, देख चुका कि पॉवर्टी कंट्रोल हो ही नहीं रहा, ठीक है, बेरोजगारी और सही है, इलिटरेसी और सही है, जागरूकता कुछ का है ही नहीं, ठीक है। तो अवेयरनेस कैंपेन लाया हर एक एस्पेक्ट में, तो इसलिए था, ठीक है। तो इस 2 फ्रंट पे फेलियर थे हम लोग, किस किस फ्रंट पे, इकोनॉमिक ग्रोथ पे और पॉपुलेशन कंट्रोल पे, ठीक है। चलो आगे देखो। विथ द स्प्रेड ऑफ इरिगेशन, ठीक है, इरिगेशन एंड ग्रीन रेवोल्यूशन मैनी जॉब अपॉर्चुनिटीज वॉज क्रिएटेड इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। अब देखो क्या हुआ कि अब थोड़ा सीन बदला, क्या हुआ कि इरिगेशन फैसिलिटी बढ़ा भारत में, ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, है ना। तो क्या हुआ, पंजाब हरियाणा साइड वाला में एग्रीकल्चर पूरा जमकर हुआ, तो लोग कमाए तो पॉवर्टी थोड़ा वहां डिक्लाइन किया, जैसे कि पहले देखे थे अभी इसी चैप्टर में, ठीक है। तो समझ गए यहां। बट द इफेक्ट्स वर लिमिटेड टू सम पार्ट्स ऑफ इंडिया, ये तो बोल ही रहा है, स्टार्टिंग से बोल रहा है ग्रीन रेवोल्यूशन का जो इफेक्ट था पैन इंडिया नहीं था, मतलब पूरा इंडिया पे नहीं था, ठीक है, लिमिटेड था। जो एग्रीकल्चरल स्टेट था ज्यादा, और खास करके पंजाब वगैरह साइड वाला में ज्यादा फायदा हुआ, ठीक है। द इंडस्ट्रीज बोथ इन द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर डिड प्रोवाइड सम जॉब्स, ठीक है, इंडस्ट्रीज लगाया गया,
पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, पब्लिक मतलब सरकार जिससे रेगुलेट कर रही हो, प्राइवेट सेक्टर मतलब सरकार जिसे रेगुलेट नहीं कर रही हो। सिंपल सी बात है, सरकार जिसे रेगुलेट कर रही हो पब्लिक सेक्टर, और सरकार जिसे रेगुलेट नहीं कर रही हो प्राइवेट सेक्टर। तो बहुत सारे इंडस्ट्रीज लगा, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। अब क्या हुआ, इंडस्ट्रीज लगा तो काम कौन करेगा, इंसान करेगा, तो रोजगार मिला, रोजगार मिला तो पैसा आया, पैसा आया तो मार्केट में थोड़ा खुशहाली आया। ठीक है, बट दीज वेर नॉट इनफ टू एब्जॉर्ब ऑल द जॉब सीकर्स। भाई साहब, लेकिन इतना से सबका पेट नहीं चलेगा। ठीक है, अब मुझे तुम बोलोगे अब मुझे कोई जॉब दे कि चलो इंडस्ट्री में तुम्हें कोई मशीन ऑपरेट करना। अब मैं तो बोलूंगा भाई यही ना, मशीन कैम ऑपरेट करने नहीं आता, बड़ा बड़ा मशीन, हैवी मशीन कहां से मैं ऑपरेट कर लूंगा। ठीक है, तो इंडस्ट्रीज तो लगा, लेकिन रोजगार कहां मिला, सबको नहीं मिला। क्यों? क्योंकि स्किल नहीं था, स्किल नहीं था, टेक्निकल स्किल नहीं था। तो टेक्निकल स्किल होना चाहिए। ठीक है, मेरा स्किल टीचिंग का, तो मैं टीचिंग प्रोफेशन में हूं, पढ़ाता हूं। अब किसी को बोलोगे पढ़ाओ तो वो नहीं पढ़ा पाएगा। तो सबका एक दायरा बना हुआ है ना, कौन व्यक्ति किस सेक्टर में बढ़िया कर सकता है। ठीक है, क्या उसमें है, क्या नहीं है, किस तरफ उसका रुझान है। तो ये सब चीजें हैं। तो उस समय क्या था कि इंडस्ट्रीज होने के कारण भी सबके लिए जॉब सफिशिएंट नहीं था, क्योंकि बेरोजगारी बड़ा खतरनाक बढ़े हुए था। ठीक है, आगे आओ। Unable to find proper jobs in cities, many people started working as rickshaw puller, vendors, construction workers, domestic servants, etc. अब हाल बुरा हो गया तो चलो रिक्शा चलाते हैं, वेंडर का काम करते हैं, कुछ बेच उच लेते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन वर्कर बन गए, ईटा बालू ढोले, डोमेस्टिक सर्वेंट बन गए। ठीक है, ठीक है, चलो आगे देखो। फिर क्या, विथ इरेगुलर स्मॉल इनकम, विथ इरेगुलर स्मॉल इनकम। इरेगुलर स्मॉल इनकम मतलब कि कभी कभी इनकम होता था और वो भी कुछ खास नहीं है ना, थोड़ा बहुत हो गया हो गया। ठीक है, स्मॉल इनकम्स, दीज पीपल कुड नॉट एफोर्ड एक्सपेंसिव हाउसिंग। अब भाई घर कैसे, कहाँ रहेगा, तो उसके लिए घर चाहिए। अब भाई सैलरी ही ज्यादा नहीं है तो घर कहां से बढ़िया लाएगा, बात समझ रहे हो। They started living in slums on the outskirts of the cities and the problems of poverty. Largely a rural phenomena also become the feature of the urban sector. Actually गड़बड़ा गया ये सीक्वेंस, फिर से पढ़ते हैं ना। थोड़ा सा कॉमा का पहले मैं सोच रहा था समझा लूं, इसलिए पॉज लिया, लेकिन फिर सोचा पूरा ही पढ़ लूं। तो एक बार फिर से पढ़ते हैं, सीक्वेंस गड़बड़ा गया, समझने में तुम लोग को दिक्कत होगा, हमको दिक्कत नहीं है, हम तो पता क्या क्या नहीं। देखो क्या बोल रहा, विथ इरेगुलर स्मॉल इनकम दीज पीपल कुड नॉट एफोर्ड एक्सपेंसिव हाउसिंग। ठीक है, यहां तक बता दिए थे। अब देखो यहां से, दे स्टार्टेड लिविंग इन स्लम्स ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ सिटीज एंड द प्रॉब्लम्स ऑफ पॉवर्टी लार्जली अ रूरल फेनोमिना ऑल्सो बिकम द फीचर ऑफ द अर्बन सेक्टर। अब क्या हुआ कि देखो उनके पास घर नहीं है, तो अब क्या हुआ, झोपड़ी बना के रहने लगे। ठीक है, स्लम से एक्चुअली झोपड़ी से भी गया गुजरा होता है। ठीक है, रहना बहुत मुश्किल होता है। स्लम में क्या होता है ना, जैसे तैसे लोग रहते हैं। झुग्गी समझते हो, झुग्गी बस किसी तरह बना हुआ, प्लास्टिक छा दिए ऊपर या पुआल छा दिए ऊपर। ठीक है, किसी तरह बस धूप से बच रहे हैं। ठीक है, तो स्लम का क्या हुआ कि एरिया बढ़ने लगा, क्योंकि गरीबी ही इतना, लोग कैसे रहे। तो स्लम कहां बढ़ रहा था, शहर का बाहरी क्षेत्र वाले एरिया में। ठीक है, ठीक है, तो ये रूरल फिनोमिना था, ये रूरल फिनोमिना था। जिस तरह गरीब गांव में रहते थे, अब उस तरह शहर में भी रहने लगे। चलो आओ आगे। अनदर फीचर ऑफ हाई पॉवर्टी रेट्स हैज बीन ह्यूज इनकम इनइक्वालिटीज। इनकम इनइक्वालिटीज भाई बहुत बड़ी चीज है। आज भी भारत में क्या लगभग सोसाइटी में इनकम इनइक्वालिटीज एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इनकम इनइक्वालिटीज एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब हिस्ट्री में जरा सा याद करो, जो तुम लोग को सोशलिज्म पढ़ाए थे, रशियन रेवोल्यूशन, वहां क्या था, इनकम इनइक्वालिटीज था ही ना। वर्कर के बीच में इनकम इनइक्वालिटीज था ना, जो कि इतना बड़ा रिवॉल्यूशन को लीड कर गया। समझे बात अब किस तरह एग्जिस्ट करता है। चलो आगे देखो। वन ऑफ द मेजर रीजन्स फॉर दिस इज द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड अदर रिसोर्सेज। ठीक है, अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट है। डिस्पाइट मैनी पॉलिसीज, बहुत सारे पॉलिसीज होने के बावजूद भी।
Despite many policies, we have not been able to tackle the issue in a meaningful manner. ठीक है. Major policy initiatives like land reform, which aimed at redistribution of assets in rural areas have not been implemented properly. लैंड रिफॉर्म का जो बात हुआ था, क्योंकि बहुत सारे जमींदार थे, बहुत सारे जमीन अपने नाम पर कर रखे थे. ठीक है. कहीं किसी के पास इतना जमीन है कि उस इंसान को ही खुद नहीं पता. ठीक है. ही डू नॉट नो हिज सेल्फ कि मेरा जमीन कितना कहाँ पे है. ठीक है. और किसी के पास इतना भी नहीं है कि वो रह सके, एक छोटा सा घर बना सके. तो रिफॉर्म इक्वालिटी इंश्योर करने के लिए क्या था, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जरूरी था. तो आजादी के बाद किया गया, लेकिन इम्प्लीमेंट ढंग से नहीं हो सका. अब देखो क्या, इफेक्टिवली बाय मोस्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, वही लैंड रिफॉर्म नहीं हो सका इम्प्लीमेंट. ठीक है. सिंस लैक ऑफ लैंड रिसोर्सेस has been one of the major causes of poverty in India. Proper implementation of policy could have improved the life of millions of rural poor. ठीक है. अगर इसे ठीक से किया जाता तो शायद बहुत कोई का जिंदगी अभी ठीक ठाक से चलता, इतना बुरी तरह गरीबी में फंसे नहीं रहते हैं. आगे आओ. Many other socio-cultural and economic factors are also responsible for poverty. Socio-cultural समाज में जो संस्कृति वो और इकोनॉमिक फैक्टर भी जिम्मेवार है. In order to fulfill social obligation and observe religious ceremonies, people in India, including the very poor, spend a lot of money. बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन बात बता रहा है दोस्त. लिखो क्या, देखो क्या बोल रहा है. In order to fulfill सोशल ऑब्लिगेशन, समाज में क्या प्रतिष्ठा, समाज की प्रतिष्ठा के लिए. ठीक है. समाज के लिए. ठीक है. सोशल ऑब्लिगेशन एंड ऑब्जर्व रिलीजियस सेरेमनीज. ठीक है. और धार्मिक रीति रिवाज के कारण. ठीक है. पीपल इन इंडिया इंक्लूडिंग द वेरी पुअर स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी. बहुत सारे खर्च कर देते हैं. ठीक है. जितना उनका है नहीं सकती उससे ज्यादा कर देते हैं. अब एग्जाम्पल देखो, एकदम तगड़ा एग्जाम्पल देते हैं. देखो थोड़ा सा देखो. अब क्या बात करता है कि सोशल ऑब्लिगेशन, समझ रहे ना, प्रतिष्ठा. समाज में नाक कट जाएगा, मूंछ नीचे हो जाएगा अगर शादी में जमकर खर्च नहीं किए, 50 तरह का चीज नहीं खिलाएं, चाहे आपका वो कैपेसिटी हो या नहीं हो. ठीक है. तो पहला सोशल ऑब्लिगेशन का बेस्ट एग्जाम्पल, समझ गए. अब रिलीजियस सेरेमनीज. ठीक है. अब क्या है कि कौन सा एग्जाम्पल ले, चलो दशहरा लेते, दुर्गा पूजा. ठीक है. अब क्या है कि रिलीजियस सेरेमनी है. ठीक है. दशहरा आ गया तो भाई पर्व आया खुशी के लिए ना यार, खुशी मनाने के लिए, उत्सव मनाने के लिए. अब लोग परेशान हैं कि 7 दिन, 8 दिन, 4 दिन, 5 दिन रोजाना नया कपड़ा पहनेंगे. ठीक है. नया कपड़ा पहनेंगे, एकदम टिप टप निकलेंगे. अब भाई जिनके पास से वो निकल रहे, आपके पास नहीं तो आप 2 ही दिन पहनो ना यार, 1 ही दिन पहनो. बात समझ रहे हो. अननेसेसरी एक्सपेंस, बिना मतलब का एक्सपेंस बढ़ा के क्या फायदा है. जितना आपका पास नहीं है उससे 2 कदम आगे चल के क्या फायदा है, कोई फायदा नहीं है. और ये बात तुम लोग को भी समझा रहे, अपना पर्सनल लाइफ में इंप्लीमेंट करना. खास करके इकोनॉमिक डिसीजन जब भी लेना ना, तो अपना पोजीशन देखकर लेना कि हम कितना कर सकते हैं. ठीक है. लाख लोग कहें, क्या बोलेंगे नहीं बोलेंगे, एक बात याद रखना, जब ट्रैप में फंस जाओगे ना, कर्ज का ट्रैप में फंस जाओगे ना, तो लोग जो तुम्हारे बारे बोलेंगे ना, वो तुमको छुड़ाने नहीं आएंगे. समझे. छुड़ाने नहीं आएंगे तुमको, वो तुम ही झेलोगे. क्या पता मेरा बात समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा. उम्मीद तो कर रहा हूं समझ ही गए होगे, बच्चे तो हो नहीं. ठीक है. तो हो गया अलॉट ऑफ मनी कैसे स्पेंड करते हैं. अब आओ. स्मॉल फार्मर्स नीड मनी टू बाई एग्रीकल्चरल इनपुट लाइक सीड्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स एटसेट्रा. सिंस पुअर पीपल हार्डली हैव एनी सेविंग, दे बोरो. अब है नहीं एग्रीकल्चर करने के लिए पैसा, तो लोग उधार लेंगे. ये तो चलो वाजिब बात है यार, नहीं तो खाएंगे कैसे. ठीक है. यहाँ पर तो पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. Unable to repay because of poverty, they become victims of indebtedness.
सो द हाई लेवल ऑफ इंडेप्टनेस इज बोथ द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ पुवर्टी। और इस तरह से किसान लोग गरीबी का चक्कर में फंस जाते हैं। ठीक है, अब फिर लगाना है फसल तो पैसा चाहिए, तो फिर पैसा लेंगे, अब फिर चुका नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि पैसा का कमी है, खाना है, ये वो है, तो फिर चुकाएंगे नहीं, तो फिर फंसते चले जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह चलेगा। तो फाइनली टॉपिक कंप्लीट एक, अब बचा एंटी पॉवर्टी मेजर्स एंड उसके बाद टॉपिक कंप्लीट। ठीक है, एंटी पॉवर्टी मेजर्स चलेगा 2 लेक्चर। ठीक है, क्योंकि काफी कुछ समझाना होगा। तो चलो, शुक्रिया। तब तक पढ़ाई करो, घर पे नोट्स बनाओ, बढ़िया से पढ़ो, एंजॉय करो। बाय, टेक केयर।